आज हम 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान फ्रांसीसी समाज के बारे में अधिक जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने पहली बड़ी घटना पर चर्चा की जिसने फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत को चिन्हित किया था। तो आज के पाठ में हम इसके बारे में सीखेंगे। कौन था फ्रांस का राजा और उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति की वृद्धि में क्या भूमिका निभाई थी। फ्रेंच सोसाइटी को विभिन्न संपदाओं में कैसे वितरित किया गया था। इन वर्गों को कौन से अलग अलग करों का भुगतान करना था। 1774 के दशक में फ्रांस का राजा बोर्बन परिवार का लुई 16वां था। उनका विवाह ऑस्ट्रियाई राजकुमारी मैरी एंटोनेट के साथ हुआ था। अब जब 16वां लुई सिंहासन पर चढ़ा तो केवल वही चीज जो उन्हें मिली थी वह था एक खाली खजाना और एक देश जो युद्ध में था। हम सभी जानते हैं कि एक देश को चलाने के लिए कितना पैसा लगता है और विशेष रूप से युद्ध में शामिल लोगों में से एक है। इसमें वर्साई के विशाल महल को बनाए रखने की लागत भी शामिल थी। लुई 16वें के शासन के तहत फ्रांस ने 13 अमेरिकी उपनिवेशों को अपने आम दुश्मन ब्रिटेन से आजादी हासिल करने में मदद की थी, लेकिन इसने 1 अरब से अधिक ऋणों को पहले से ही 2 मिलियन लिवरे के उच्च ऋण में जोड़ दिया था। फ्रांस 3 बिलियन लिवरे के कर्ज में डूबा था। वास्तव में लिवरे आखिर है क्या? लिवरे एक मुद्रा इकाई है जिसका इस्तेमाल फ्रांस में 1799 में किया गया था। कोई देश कर्ज में कैसे आता है? सवाल ये उठता है। फ्रांस ने ऋणदाताओं से ऋण लिया था जिन्होंने राज्य को ऋण दिया था और अब इन ऋणदाताओं ने भी 10% का ब्याज वसूलना शुरू कर दिया था। इसीलिए इस समस्या को हल करने के लिए देश के पास सिर्फ एक विकल्प था जो कि कर को बढ़ाना था। यह वह जगह है जहां हमें पता चलता है कि यह उपाय कैसे काम नहीं करता था, क्योंकि टैक्स केवल तीसरे एस्टेट द्वारा भुगतान किया जाना था। आइए हम इन संपदाओं के बारे में अधिक जान लेते हैं। एक एस्टेट पादरी था। ये चर्च में विशेष कार्यों के साथ निवेश किए गए व्यक्तियों का एक समूह था। दूसरे एस्टेट में नोबिलिटी शामिल थी। ये वे थे जो रॉयल्टी के तुरंत बाद रैंक किए गए थे। तीसरे एस्टेट में 90% आबादी शामिल थी और इसमें बड़े व्यापारी, न्यायालय के अधिकारी, किसान, कारीगर, नौकर, भूमिहीन श्रमिक शामिल थे। अब जब हम संपदा के बारे में जानते हैं तो ये भी समझते हैं कि करों और अधिकारों के मामले में ये संपदाएं कितनी भिन्न थी। पहली 2 संपदाओं के सदस्य अर्थात पादरी और कुलीन लोग जन्म से कुछ विशेष अधिकार प्राप्त करते थे। सबसे महत्वपूर्ण राज्य को करों का भुगतान करने से छूट थी। यही नहीं, उनके पास सामंती विशेष अधिकार भी थे, जिसका अर्थ है कि इन दोनों संपदाओं ने किसानों से सामंती बकाया भी वसूल किया। किसानों को करों का भुगतान भी करना पड़ता था, जिसे चर्च द्वारा तीर्थ के रूप में जाना जाता था। इन सभी को भुगतान करने के बाद तीसरी संपत्ति को भी राज्य को करों का भुगतान करना पड़ता था, जिसमें एक प्रत्यक्ष कर शामिल होता था जिसे कि टेलेल कहा जाता था, और कई अप्रत्यक्ष कर जो कि नमक और तंबाकू जैसे रोजमर्रा के लेखों की खपत पर लगाए जाते थे। अब हमारे पास एक स्पष्ट तस्वीर है कि पहले 2 संपदाएं कितनी पूर्वग्रही थी और तीसरे स्टेट से करों को निकालने के उपाय ने देश की स्थिति को सुधारने में क्या प्रभाव नहीं डाला और उन्होंने राजा के खिलाफ विद्रोह क्यों किया। ये सब आज का सबक था। आज की क्लास में इतना ही। आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।